हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि सुबह हमारी डेली 7 बजे होती है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। सुबह को 9 बजे होता है रीजनिंग का और शाम को 7 बजे हुआ करेगा आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम साइंस के कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं डेली। चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से जा कर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाथी जंगल में रहते हैं, कैसा वाक्य है। विधानवाचक वाक्य है, अनिश्चयवाचक, निषेध या प्रश्नवाचक। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जो नॉर्मली सी सामान्य बात की जाती है, तो विधानवाचक वाक्य होते हैं। अनिश्चयवाचक जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि कुछ भी निश्चित ना हो, जैसे कौन आया है, तो इसमें कौन ये प्रश्नवाचक भी हो सकता है, और क्योंकि कौन पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, और ये अनिश्चयवाचक भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं है कि कौन आया है, उन्हें पता नहीं है। निषेधवाचक कि जिसमें नहीं, यानी कि नकार दिया जाए किसी काम को करने से, उसको निषेधवाचक वाक्य हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है। तकनीकी विषयों की शिक्षा के लिए हुई है पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता। सरकारी काम में एकरूपता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है आपका कि एक समान आधिकारिक शब्दावली का प्रयोग निश्चित करने के लिए तथा अपनी भाषा के प्रयोग के लिए। और डी ऑप्शन में आता है कि ये सारे के सारे आपके सही हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता क्यों हुई, तो इन सभी कामों के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है। तकनीकी विषय के लिए, सरकारी काम में एकरूपता के लिए, आधिकारिक शब्दावली का प्रयोग निश्चित करने के लिए, अपनी भाषा के प्रयोग के लिए, ये सभी के लिए आपकी पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कृष्णा सोबती की रचना है। विजन, आवाम, जिंदगी नामा या चितकौरा। तो देखिए, कृष्णा सोबती, तो इनको किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए। तो कृष्णा सोबती से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इनको पुरस्कार, साहित्य या ज्ञानपीठ पुरस्कार, मुझे ध्यान नहीं है कि इन दोनों में से एक मिला था हिंदी साहित्य का या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कोई सा देख लेना आप, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कृष्णा सोबती को अपनी किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो वो रचना जिंदगी नामा ही है, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। देखिए यार, यानी कि सन आपसे कभी कभी पूछता है रेयर कंडीशन में, अन्यथा डायरेक्टली पूछ लेगा कि किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। दीप सा हिये जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं मैं। तो दीप सा हिये जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं, अलंकार कौन सा है। लुप्तोपमा है, मालोपमा, पूर्णोपमा या फिर उपमेयोपमा। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पूर्णोपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पों बारह होना। तो पों बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है। दाव हार जाना, कार्य सिद्ध हो जाना, लाभ ही लाभ या फिर प्रातःकाल। तो पों बारह होने का मतलब होता है कि लाभ ही लाभ। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दोनों हाथों में लड्डू होना। तो दोनों हाथों में लड्डू यानी कि मौज ही मौज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभी, ए, अभ्य या अम्भ। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, अम्भ का कोई मतलब ही नहीं होता। जब आप अभ्यागत को अलग अलग करोगे तो इसमें से उपसर्ग निकालोगे तो उपसर्ग निकलेगा आपका अभी प्लस के आगत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप ए उपसर्ग निकालते हो तो फिर क्या निकालोगे। अगर ए आपने निकाल दिया तो देखिए ये नहीं, ये अभ्यागत फिर से आप नहीं निकाल सकते। अगर अभ्यागत निकालोगे तो फिर उपसर्ग ही क्या हुआ। कभी अगर ए प्लस ए भी मिलाओगे तो ये अभ्यागत हो जाएगा, तो ये भी गलत।
अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाता है या संधि विच्छेद कराया जाता है तो उसको करके देख लेना है। अगर आप अभ्य निकालते हो तो ये हो जाएगा आगत, तो ये हो जाएगा अभ्य प्लस के आगत अभ्यागत, लेकिन अभ्य कोई भी आपका उपसर्ग नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी भाषा का शब्द है? तो बताना है आपको कि स्टेशन किस भाषा का है। तो आपको सीधे सीधे पता है, स्टेशन, एडवोकेट, ट्रेन, ये सब आपके इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो श्रद्धा शब्द की बात की जा रही है, वही है वर्णमाला वाला, कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार, शब्दकोश होती है हमारी डिक्शनरी, तो वर्णमाला का क्रम नहीं होगा, सॉरी, ये डिक्शनरी जो होती है उसी के क्रम में आएगा। जो हमारी रीजनिंग की पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने रीजनिंग वाले क्वेश्चन कराए थे कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार कौन सा आएगा, यानी कि इंग्लिश वाले जो शब्द थे उनको मैंने आपको रीजनिंग में कराया है, जा करके आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, बताना है कि शासन, शौर्य, श्याम और श्रमिक, श्रद्धा से पहले इन चार में से कौन सा आएगा? तो श्रमिक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रद्धा से भी पहले आएगा आपका श्रमिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बताना है वाक्य में स्थूलांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा पूर्ति की जानी है। विलोम शब्द यहाँ पर आना है, इसके 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, जब मैंने आपको विलोम शब्द कराए थे तब आपको मैंने वाक्य में प्रयोग करना भी सिखाया था। अगर आपसे विलोम शब्द वाक्य में प्रयोग करने के लिए आ जाए तब कैसे करना है, और विलोम शब्द के मैंने आपको 200 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, आप जा करके उनको देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके लिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होता है तो वो कन्फ्यूजन आपका उस क्लास में क्लियर हो जाएगा। 4 क्लासेज आपकी विलोम शब्द की हुई हैं, आप जा करके फटाफट से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास शैली में लिखे जाते हैं। तो उपन्यास की शैली, उपन्यास संधि शैली, विक्षेप, व्यास या धारा शैली। तो प्राय निबंध समास शैली में लिखे जाते हैं, तो समास का उल्टा होता है व्यास। अब आपको देखिए पता नहीं चला होगा, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तब आपको समझ नहीं आया कि यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं। आपने शैली पर ध्यान दिया होगा कि शैली के हिसाब से उपन्यास की शैली कैसी होती है, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि विलोम पूछा गया है, तो विलोम किसका पूछा जाएगा? यहाँ पर निबंध शैली की बात हुई है, यहाँ पर उपन्यास शैली की बात हुई है, यहाँ पर समास आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा व्यास, यानी कि इसका विपरीत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने आपको 200 क्वेश्चन में भी जब ये वाले चैप्टर कराया था तब भी आपको समझाए थे, आप जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश सियरा लेबर के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, यानी कि अव्यवस्थित क्रम में है, उचित क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो पहला है कि बहुत दिनों की इच्छा, और लास्ट का है नायकत्व प्रधान हो। ये तो रहेंगे अपने ही स्थान पर, आपको बाकी के ये व्यवस्थित करने होंगे। ऑप्शन सारे अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन, एक कड़ी अगर आपने देख ली तो कहाँ थे हम लोग? तो देखिए, ये था कि बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक जिसके चरित्र में एक मानव चरित्र लिखूं, चरित्र नायक नहीं मिल रहा था, नायकत्व प्रधान हो। तो हमको क्या देखना है? सिर्फ एक कनेक्शन देखना है जिससे हमारा आगे को सेंटेंस बन जाए। एक ही कनेक्शन और आपका ऑप्शन के साथ आप लोग जा सकते हो। जैसे ही आप देखते हो कि बहुत दिनों की इच्छा, बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अभी तक हम यह के साथ जा सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए क्या हम ले के साथ जा सकते हैं। तो बहुत दिनों की इच्छा एक मानव चरित्र लिखूं, अगर देखिए ये सेंटेंस अगर पूरा हो जाता तब ये अगला वाक्य स्टार्ट होना था कि बहुत दिनों की इच्छा है,
फिर होता की, एक मानव चरित्र लिखूं, या बहुत दिनों की इच्छा है एक मानव चरित्र लिखूं। तो इस तरह से ये होना था, तो ले तो हमारा नहीं आएगा। बाकी अगर ऑप्शन की बात करते हैं, रे से अगर स्टार्ट होना है, बहुत दिनों की इच्छा ठीक जिसके चरित्र में, तो ये भी कोई मैच नहीं बना। और ना ही हमारा वे वाले के साथ मैच बनेगा कि बहुत दिनों की इच्छा चरित्र नायक नहीं मिल रहा था। तो सिर्फ ये वाले के साथ ही हम जा सकते हैं। इसको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो कि ये आपका पूरा पूरा बिल्कुल ये ले वेयर है, ये क्रम हमारा सही है या नहीं। तो देखिए, बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, बिल्कुल सही। अब आएगा ले कि इच्छा क्या है, बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, एक मानव चरित्र लिखूं, चरित्र नायक नहीं मिल रहा था। ये मानव चरित्र लिखने की बात कर रहा है कि लिखूं, और इच्छा पूरी नहीं हुई है क्यों कि चरित्र नायक नहीं मिला। इसके बाद आएगा आपका रे, ठीक जिसके चरित्र में नायकत्व प्रधान हो। तो सारी की सारी बात एक ही क्रम में चल रही है कि उसकी इच्छा थी कि वो एक मानव चरित्र लिखे, लेकिन उसे कोई नायक नहीं मिल रहा था। और कैसा नायक, जिसका नायकत्व प्रधान हो। इस क्रम में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन के कहता है, प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आप लोगों को चयन करना है। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरी काम करता हूँ, मैं अपन का काम करता हूँ, या मैं अपना काम करता हूँ। तो बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप संजय दत्त हो तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, अन्यथा अगर आप स्टूडेंट हो अच्छे वाले, तब आप ऑप्शन डी के साथ ही जाना है कि मैं अपना काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बताना है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बात की जा रही है दोस्तों विराम चिन्ह की, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विराम चिन्ह में की एक क्लास में आपको करा चुका हूँ। एक क्लास में सारे विराम चिन्ह आपको कवर करा दी हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, हमको क्यों पढ़ने पड़ते हैं, ये किस विराम चिन्ह को क्या नाम दिया गया है, वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उदाहरण के साथ सब कुछ आपको समझा दिया गया है। अगर आपको वाकई में विराम चिन्ह की आवश्यकता है तो वहां पर जा करके देख सकते हो। और अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच होता है दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और योजक चिन्ह होता है इस प्रकार का विस्मयादिबोधक, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी या टपकता आंसू भी बोलते हो, जहाँ पर आश्चर्य, दुख, शोक इस तरह के शब्द दिए गए हों जिनसे आश्चर्य प्रकट हो, तो आश्चर्य सूचक शब्द, दुख, वेदना, कष्ट इत्यादि प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वहां पर आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात की जाए अल्पविराम की, तो देखिए, यदि आपके समान शब्द, जैसे अगर आपने सूर्य के पर्यायवाची ही हैं, मान लीजिए सूर्य के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची होता है एक तरणी होता है। तरणी से याद आया, अगर मैं बता दूं कि छोटी ई वाला तरणी सूर्य, बड़ी ई वाला तरणी नदी होता है, दोनों में फर्क है। और एक होता है तरिणी, वो भी आपको याद रख लेना है। तो तरणी बड़ी ई वाला हो जाएगा आपका, सॉरी नाभ हो जाएगा ये तरणी, और ये तरणी हो जाएगा आपका सूर्य। तो हम बात कर रहे थे अपने अल्प विराम की। तो अगर सूर्य के पर्यायवाची हमको लिखने हैं तो तरणी, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर इस तरह से लिखते हैं। तो सभी के बीच में कोमा लगा के चलते हैं, और इसे ही हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो जहाँ पर थोड़ा ठहराव हो वहाँ पर अल्प विराम, जहाँ पर अल्प विराम यानी कि थोड़े से थोड़ा ज़्यादा हो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। और अर्ध विराम का साइन है, मैं अर्ध विराम का चिन्ह आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर पॉइंट है, नीचे अल्प विराम है, तो ये हो जाएगा अर्ध विराम। ध्यान रखना है अंतर इनमें। और अगर ओनली ये कोमा है तो ये अल्प विराम होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो उभयलिंग ही आपको बताना है कि कौन सा शब्द उभयलिंग है। डॉक्टर,
विद्वान, अभिनेत्री, गायक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 में कि डॉक्टर में आपका स्त्रीलिंग भी आ जाएगा, डॉक्टर में आपका पुल्लिंग भी आ जाएगा। तो इसमें आप लोग बता नहीं सकते कि डॉक्टर हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसको उभयलिंग मान लिया गया है। विद्वान, अब देखिए विद्वान पुल्लिंग होता है और विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, तो हमको पक्का पक्का पता है कि विद्वान पुल्लिंग होगा, अगर स्त्रीलिंग होता तो विदुषी होता। अभिनेत्री, अभिनेत्री हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द होता है अभिनेता। गायक हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है गायिका। लेकिन डॉक्टर में आप ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं, तो उभयलिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो बताना है कि इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। किसका? भारतेंदु मंडल का नहीं। 3 होंगे, एक नहीं होगा, ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए कहीं भी अपनी एक नोटबुक में कि राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल का नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? विस्मय विस्मोषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम, रसखान, नूर मोहम्मद या छीत स्वामी। तो फटाफट से बताएंगे कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर रैदास। तो 17 राइट आंसर हो जाएगा कि अष्टछाप का कवि नहीं है रैदास। नंददास हैं अष्टछाप के कवि, कुंभनदास और सूरदास भी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बताना है कि वह साग्रह पूर्वक सबके सामने झुक गया, निग्रह पूर्वक, विनय या सदैव पूर्वक। तो देखिए बात की जा रही है झुकने की, और जब झुकेगा तो विनय पूर्वक, तो विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा। कार्यक्रम का खबर, तो देखिए खबर के साथ आप का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप की का प्रयोग करते तब तो हमारी संभावना थी कि यहाँ पर हम खबर का प्रयोग कर देते कि मुझे इस कार्यक्रम की खबर नहीं पहुंची। तो देखिए जब आपका लिंग ही नहीं मैच करता तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब ऑप्शन डी की बात अगर हम करें तो देखिए ऑप्शन डी अगर हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि मुझे इस कार्यक्रम का जानकारी नहीं पहुंचा, तो देखिए कार्यक्रम की जानकारी और नहीं पहुंची, तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार से आपका जानकारी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं दोस्तों इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। यदि हमको आंसर नहीं पता है तो हमको ये देख लेना है कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है या ये किस प्रकार से नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकते उनको हमको हटा देना है। 2 ऑप्शन बचते हैं कि मुझे इस कार्यक्रम का पत्र व्यवहार नहीं पहुंचा या निमंत्रण नहीं पहुंचा। तो देखिए कोई कार्यक्रम होगा तो उसका निमंत्रण ही जाता है, न्योता जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा कि मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। देसी मुर्गी बिलायती बोल कहावत या लोकोक्ति का सही अर्थभेद। अब देखिए कोई इंसान है तो वो देसी यानी गांव का है और बोलने लग जाए अंग्रेज की तरह इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश टूटी फूटी और कुछ हिंदी, तो फिर क्या चीज़ है वो?
कम कीमत में अच्छी वस्तु है, उम्मीदवार से बढ़कर बेमेल बातों का मेल होगा, या आपने कोई अनोखी चीज देख ली? तो फटाफट से बताइए। तो देसी मुर्गी बिलायती बॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनोखी चीज देख लेना। कि मुर्गी तो देसी है, लेकिन बोल कैसे हैं उसके? बिलायत के। तो दो चीज़ों का, परस्पर बेमेल चीज़ों का एक जगह कॉम्बिनेशन होना, तो वो अपने आप में हो जाएगी अनोखी चीज़। अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। सही अर्थभेद का चयन करना है, और आप लोग बोल रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आज आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके मैं आपको करा भी दूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि द्वार और द्वारा। तो देखिए, द्वार क्या होता है? द्वार होता है आपका प्रवेश द्वार, यानी कि आपका गेट जो होता है, घर का दरवाज़ा, उसको आप द्वार बोल सकते हो। और द्वारा यानी किसी के द्वारा, जैसे आप बोलते हो किसी के द्वारा, तो वो आपका माध्यम भी हो सकता है। अब हमको ऑप्शंस देख लेने हैं कि द्वार के लिए क्या क्या दिया गया है। तो प्रवेश, घर, माध्यम और दरवाज़ा। तो अभी तक हम ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था आपको कि द्वार दरवाज़ा होता है, और द्वारा के लिए निकास, गृहस्थ, पत्नी और माध्यम। तो ऑप्शन नंबर डी में हमको दोनों ही करेक्ट मिल गए। द्वार होता है दरवाज़ा और द्वारा होता है माध्यम। अब देखिए, पत्नी की बात की गई है, तो पत्नी होती है दारा। दारा मीन्स पत्नी होता है, ना कि द्वारा मीन्स पत्नी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि यहाँ पर माध्यम दिया गया है, तो द्वारा, द्वारा द्वार के बाद आया है, तो द्वारा का अर्थ भी हमको द्वार के बाद लगाना है। तो ये तो अगर यहाँ पर पत्नी की जगह पर दरवाजा होता, उस क्रम में भी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत था, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो इस तरह से विपरीत क्रम में दिए गए हैं। जो बाद में बताना था वो पहले बता दिया गया है, और जो पहले बताना था उसको बाद में रखेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। मैं आपको देखिए प्रत्येक बार नोटिस कराता हूँ हर प्रैक्टिस सेट में कि नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं वाले। नहीं पर आप ध्यान नहीं देते हो और अपना सही वाला आंसर टिक कर देते हो, जबकि इसमें से तो 3 सही हैं। आप अगर इनमें से कोई एक भी टिक करोगे तब भी आपका गलत हो जाएगा, चाहे वो ए, बी, सी या डी, कोई से भी 3 आपका आंसर गलत, क्योंकि आपको गलत वाला ही चूज करना है जो इन सबसे भिन्न है। इतर। इतर क्या होता है? अन्य होता है, चरस, ऊंच या नीच। तो 22 का राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो इतर का सही अर्थ क्या होगा? सही नहीं होगा। तो इतर अन्य भी होता है, चरस भी होता है और नीच भी होता है। इतर का अर्थ ऊंच नहीं होता। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। बताना है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कृत्रिम का विलोम क्या होगा? सहज, असली, प्राकृतिक या निर्मित। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए। तो कृत्रिम होता है कि मानव निर्मित, जो हमने अब स्वयं मतलब खुद से तैयार की हुई चीज़ है वो हो जाएंगी कृत्रिम। इसको आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, और इसका विलोम हो जाएगा उल्टा प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल चीज़ें। जो आपकी प्रकृति की देन है वो हो गई प्राकृतिक, और जो मानव निर्मित है वो हो गई आपकी कृत्रिम चीज़ें। कृत्रिम यानी कि स्वयं के द्वारा निर्माण की हुई। अगला आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 24 से 25 तक आपको प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प मिलेंगे। 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, और जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी का हम लोगों को चयन करना है। समझ आपको आ ही गया होगा कि इनमें से खामोश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खामोश का शांत होगा, बिल्कुल सही बात। खामोश का मौन होगा, बिल्कुल सही बात। 2 ऑप्शन बचते हैं, नीरस और नीरव। तो मैं आपको बता दूं कि नीरस नहीं होगा, नीरस होगा उदासीन, लेकिन खामोश का नीरव भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि खामोश का पर्यायवाची शब्द नीरस नहीं होता।
बताना है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चांदनी का चंद्र ताप, यानी कि जो चंद्रमा का तप होता है, चंद्रमा तप, वो होता है चांदनी। तो देखिए, चंद्रमा का प्रकाश तो चांदनी होता ही है, कौमुदी भी होता है और ज्योत्सना भी, लेकिन मयंक स्वयं चंद्रमा होता है, ना कि चांदनी। तो मयंक किसका पर्यायवाची है? मयंक, शशि, ये सभी आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और हमसे पूछा गया है चांदनी का, तो चांदनी का पर्यायवाची मयंक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना है, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो फटाफट से जाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।